इस समय की सबसे बड़ी खबर मधुपुर से आ रही है, जहां हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। लेबनान में इजरायली हमलों ने भारी तबाही मचाई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक ही दिन में 254 लोगों की मौत हो गई है। इससे पूरे देश में शोक और आक्रोश का माहौल है। इस भीषण हमले के बाद लेबनान सरकार ने राष्ट्रीय शोक का ऐलान कर दिया है। बताया जा रहा है कि ये हमले देश के कई हिस्सों में किए गए हैं, जहां रिहायशी इलाकों को भी नुकसान पहुंचा है। स्थानीय प्रशासन और राहत एजेंसियां लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है, लेकिन हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं। अस्पतालों में घायलों की भारी भीड़ है और चिकित्सा संस्थानों पर दबाव बनाया जा रहा है। इसी बीच इजराइल की राजधानी तेल अवीव से सुरक्षा एजेंसियों की गतिविधियां तेज हो गई हैं। इजराइल सरकार का कहना है कि ये कार्रवाई सुरक्षा कारणों से की गई है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस बात पर सवाल उठने लगे हैं। वहीं लेबनान की राजधानी बेरूत में हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। लोग सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान की राजधानी तेहरान से बड़ा बयान सामने आया है। ईरान ने साफ शब्दों में कह दिया है कि सीजफायर और जंग एक साथ नहीं चल सकते। इस बयान को क्षेत्रीय राजनीति में बड़ा संकेत माना जा रहा है। विश्लेषकों का कहना है कि ईरान इस मुद्दे पर और आक्रामक रुख अपना सकता है, जिससे तनाव और बढ़ने की आशंका है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में भी इस घटना को लेकर हलचल तेज है। अमेरिकी प्रशासन ने स्थिति पर नजर बनाए हुए है और कूटनीतिक स्तर पर बातचीत की कोशिशें जारी है। हालांकि अभी तक कोई ठोस समाधान सामने नहीं आया। वहीं संयुक्त राष्ट्र और कई यूरोपीय देशों ने इस हिंसा पर गहरी चिंता जताई है और तुरंत संघर्ष विराम की अपील की है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का कहना है कि अगर ये टकराव नहीं रुका तो उसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं, जो पूरे मधुपुर क्षेत्र को अस्थिर कर सकते हैं। इस पूरे घटनाक्रम का असर वैश्विक स्तर पर भी देखने को मिल सकता है। खासतौर पर तेल की कीमतें और अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर इसका सीधा असर पड़ने की संभावना बताई जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो ये एक बड़े क्षेत्रीय संघर्ष बदल सकते हैं। ग्राउंड रिपोर्ट्स के मुताबिक लेबनान में कई इलाकों में बिजली और संचार सेवाएं प्रभावित हुई हैं। लोग जरूरी सामान के लिए संघर्ष कर रहे हैं और कई परिवार अपने घर छोड़कर जाने को मजबूर हैं। मानवीय संकट गहराता जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस तनाव को कूटनीति के जरिए कम किया जा सकेगा या फिर यह संघर्ष और बड़ा रूप लेगा। फिलहाल पूरी दुनिया की नजर इस पर टिकी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सामने आ रही है, जहां एक बेहद गंभीर और चिंताजनक घटना ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक बारिश से बचने के लिए एक युवती पास की ही बिल्डिंग में शरण लेने पहुंची थी। आरोप है कि उसी बिल्डिंग में पहले से मौजूद एक युवक ने मौके पर का फायदा उठाते हुए उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि पीड़िता ने किसी तरह वहां से निकलकर पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। आरोपी की पहचान कर ली गई है। उसे पकड़ने के लिए लगातार तजवीज दी जा रही है। जी आपको बता दें कि लखनऊ के आशियाना इलाके में किशोरी से रेप का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। किशोरी आंधी बारिश से बचने के लिए निर्माणाधीन मकान में पहुंची थी। वहां पहले से मौजूद कुछ लड़कों ने उसका रेप किया। बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर जहां वारदात को अंजाम दिया गया, वहां के निशानों से स्पष्ट होता है कि किशोरी ने बचने के लिए काफी संघर्ष भी किया था। आपको बता दें कि आरोपी ने उसके 4 दोस्तों के साथ इस वारदात को अंजाम दिया। उस रात घर की तरफ जाते समय आंधी के बाद बारिश होने लगी, तभी लड़की एक मकान से नीचे जाके खड़ी हो गई थी। वहीं पर उसे बांधकर उसका रेप किया गया। काफी देर तक किशोरी जब घर नहीं पहुंची तो उसके भाई पिता ढूंढने पहुंचे। बिल्डिंग में जैसे ही पहुंचे तो लड़की वहां से भागने लगी। 2 लड़के छत से कूद गए। इसके बाद शोर सुनकर आसपास के लोग भी दौड़े और उन 5 को पकड़ लिया। सबको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बता दें कि नाबालिग लड़की मुल्लोब से कन्नौज की रहने वाली है। परिवार के साथ आशियाना क्षेत्र में किराए के मकान में रहती है। पिता राजमिस्त्री हैं और मां घर में काम करती है। भाई के मुताबिक मां की तबीयत ठीक नहीं थी। इसके चलते मंगलवार शाम को मां की जगह छोटी बहन घरों में काम करने गई थी। वहीं रात करीब 8:30 बजे काम खत्म कर लौट रही थी, तब इस घटना को अंजाम दिया गया। बता दें कि रास्ते में निर्माणाधीन मकान से आवाज सुनाई थी, तभी परिवारजन मौके पर पहुंचे। वहां लड़की बदहवास हालत में मिली, हाथ पैर बंधे हुए थे। परिवारजनों को देखकर आरोपी भागने लगे। परिवारजन शोर मचाने लगे और आसपास काफी लोग भी इकट्ठा हो गए। आज की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर पश्चिम बंगाल से सामने आ रही है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोदनीपुर के हल्दिया में विशाल जनसभा को संबोधित किया। आगामी वेस्ट बंगाल इलेक्शन 2026 को देखते हुए यह रैली बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य की सत्ताधारी पार्टी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने अपने भाषण में कहा है कि बंगाल में विकास की गति धीमी हो गई है और भ्रष्टाचार, हिंसा तथा कानून व्यवस्था के मुद्दे पर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बंगाल के वैभव को फिर से स्थापित करने का चुनाव है। ये विकसित बंगाल की नींव मजबूत करने का चुनाव है और इसका पहला और सबसे बड़ा कदम होगा निर्मम सरकार की विदाई। निर्मम सरकार की विदाई करोगे ना?
ताकत से बोलो, करोगे ना? पक्का करोगे? साथियों, ये विकसित बंगाल बनाने के लिए निर्मम सरकार का जाना बहुत जरूरी है। ऊर्जा संकट की ओर बढ़ती दिख रही है। ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव ने अब वैश्विक स्तर पर असर दिखाना शुरू कर दिया है। इसका असर, सीधा प्रभाव आम लोगों की जिंदगी पर पड़ रहा है। खासतौर पर एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर बड़ा संकट खड़ा होता नजर आ रहा है। तो दरअसल इस पूरे संकट की जड़ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, एक ऐसे समुद्री रास्ता जिससे दुनिया के 20% से ज्यादा तेल, कच्चे तेल और एनएलजी की सप्लाई होती है। लेकिन मौजूदा जंग जैसे हालात के चलते यह अहम मार्ग बुरी तरह से प्रभावित हो गया, जिससे तेल और गैस की सप्लाई चेन लगभग ठप हो गई है। अब इसका असर केवल मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा। इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मलेशिया जैसे कई देश इस संकट की चपेट में आ चुके हैं। ये सभी देश अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए खाड़ी देशों पर काफी हद तक निर्भर है।